जैसे यात्रा बढ़ेगी वैसे वैसे इसके विविध आयाम जो है वो खुलते जाएंगे। और इस दौरान केवल राहुल गांधी परिपक्व नहीं हो रहे हैं, इस देश की आंखें भी खुल रही हैं और आंखें जो है एक बार फिर से जो है परिपक्व होती जा रही हैं। अगर मैं 1947 से बात शुरू करूं तो आप देखिए कि बड़ा ही एक ऐसा दौर था जब पूरा खूनी मंजर था, चारों तरफ बहुत बड़े दंगे हो चुके थे। लेकिन बहुत ही जल्दी हमारे देश के नेताओं ने जान लिया था कि यह जो वाद विवाद है या एक दूसरे के साथ नफरत है, इससे मुल्क कहीं बन नहीं सकता। तो आप देखिए 2-3 साल के बाद ही इस देश ने वो सारा का सारा अपने कंट्रोल में कर लिया था और देश ने मान लिया था कि अगर हमें विकास करना है तो हमें भौतिक मुद्दों पर ध्यान देना होगा। लेकिन देखिए कितनी विडंबना है, कितनी बड़ी विचित्र बात है कि 2014 के बाद जो हमारा राजनीतिक विमर्श है वो पूरा का पूरा हमारे इनके जितने भी सामाजिक सोच है, सांस्कृतिक सोच है, राजनीतिक सोच है, आर्थिक सोच है, उसका मूल भाव में अगर आप जाएं, गहराई में जाएं, तो आप पाएंगे कि नफरत इसका आधार है। इनका पूरा का पूरा विमर्श जो है वो नफरत पर टिका हुआ है। चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो, चाहे अगड़ों पिछड़ों का हो, चाहे पितृ सत्तात्मक और मातृ सत्तात्मक का हो, शहरी का हो, आदिवासियों का हो, इन सबके बीच आप इस तरीके से नफरत का भाव पैदा कर दिया गया है। मध्य वर्ग जो है वो निम्न वर्ग से नफरत करता है, जो उच्च वर्ग है वो मध्य वर्ग और निम्न वर्ग दोनों से नफरत करता है। इनको किसानों से नफरत है, इन्हें दलितों से नफरत है, इन्हें महिलाओं से नफरत है। तो इस तरीके से आप देखिए कि 2014 के बाद जो है जो भौतिक जो विकास हमको करना चाहिए था उसके बजाय बहुत सारी अमूर्त चीजें जो है हमारे राजनीतिक विमर्श में घुस के आई, बल्कि बहुत ही पर्पजली लाया गया है। वो गरीबों के प्रति आप देखिए किस तरीके से घृणा फैलाई जाती है। मनरेगा के बारे में बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, उसके बारे में बहुत ही घृणित तरीके से उसका प्रचार किया जाता है। तो नफरत के इस मूल भाव को ही खत्म करना जो है, तमाम समस्याओं से छुटकारा पाना है, ये राहुल गांधी को समझ में आ गया। देखना यह है कि देश इसको कितने जल्दी समझता है या कितने देरी से समझता है। कुछ लोग तो जानने लग गए थे इस बात को कि ये जो जिस दिशा में रहा है ये बहुत ही घातक है। ये वो स्थिति है। अब तो लोग कह भी रहे हैं कि शायद 1947 के दौरान भी इतनी खराब स्थिति नहीं थी। अकेला एक महात्मा जो था वो चला जाता है, नोआखाली और पूरे के पूरे बंगाल प्रांत में जो है वो दंगों को शांत कर देता है, जिसके कारण वायसराय को लिखना पड़ता है कि हमारी पूरी आर्मी जो है पंजाब में कुछ नहीं कर सकती, वो आपके वन मैन आर्मी ने करके दिखाया। तो इस देश में अगर प्रेम जो है हमेशा जीतता आया है, और जो लोग सोचते हैं कि नफरत के ही बल पे राज किया जा सकता है तो बहुत बड़ी भूल में है। उनको एक फिल्म जरूर देखनी चाहिए, मुगले आजम। मुगले आजम का जो अंतिम सीन है, ऐ मोहब्बत जिंदाबाद, उसके आप शब्द देखिए। उसने बताया है कि मोहब्बत जो है वो हर जगह है, वो ईमान में है, मुरली की तान में है, वो अजान में है, हर जगह है। और अल्टीमेटली जो है वो मोहब्बत जीतेगी और नफरत की जो है वो हार होगी। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से राहुल गांधी ने ये जो पकड़ा है, जो मर्म पकड़ा है इस देश की समस्याओं का, वो बेहतरीन है। आप एक बार नफरत को इस देश से खत्म कर दीजिए, हम अपनी तमाम समस्याओं के ऊपर हम जीत जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है। अगले कुछ साल लगेंगे, जो नुकसान होना था वो हो चुका, क्योंकि जिस देश का आधार ही पूरे के पूरे विमर्श ही, पूरा का पूरा समाज आप एक नफरत पर पैदा कर खड़ा कर देंगे तो देश आगे कैसे बढ़ सकता है। आपका सारा ध्यान जो है वो भौतिक चीजों से खत्म हो गया, आपका जो ध्यान है वो उत्पादन से खत्म हो गया, जीडीपी से खत्म हो गया, आपका जो ध्यान है वो सब कृषि उत्पादन से हट गया। आप लोगों को सशक्तिकरण नहीं कर रहे हैं, आप महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं कर रहे हैं। महिला बिल जो है वर्षों से लंबित पड़ा है, इतनी जबरदस्त आपके पास बहुमत है, आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कहते हो, महिलाओं का सम्मान करते हो, तो भाई महिला विधेयक ही जारी कर दो, कम से कम उसको आप वो कर दीजिए, 2 मिनट में हो जाएगा, उसमें कितना देर लगता है। आप दुनिया भर के कानून को बिना विमर्श के, बिना बातचीत के, बिना कहीं संसद में बहस के आप कर देते हैं, तो आपको महिला बिल को लाने में क्या दिक्कत है आरक्षण की। ऐसे तमाम चीजें हैं। तो उसका कारण यही है कि यह समाज जो है ये नफरत पर जिंदा है। देखिए राजनीति जब तक नफरत पर रहेगी मुझे बहुत चिंता नहीं है, लेकिन अगर समाज ने इस नफरत को अपना लिया, आत्मसात कर लिया, तो उसको बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। इसलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी की आज जो बात है, क्योंकि खड़गे जी शायरी कर रहे हैं, राहुल जी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आज राहुल ने जो कहा कि मैं मोहब्बत ही करता रहूंगा, नफरत की इस बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलूंगा, तो मुझे एक शेर याद आया कि तुम नफरत का धरना कयामत तक जारी रखो, मैं प्यार का इस्तीफा जिंदगी भर नहीं दूंगा। तो ये जो प्यार है, प्यार पे अगर टिका है कोई समाज, तो मुझे लगता है अपनी सारी समस्याओं पे वो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों जरूर हल कर लेगा। और हम पा भी चुके थे। आप याद कीजिए 1947 की जो स्थिति थी,
15-20 सालों के बाद हमारे पास भाखड़ा डैम आ गए थे, हमारे पास बहुत शानदार आईआईटी खुल गए थे, बहुत शानदार आईआईएम खुल गए थे, और हम दुनिया के साथ टक्कर लगा रहे थे। अगर आप प्रेम प्रेम को अपनाएंगे तो आप अमेरिका और यूरोप का मुकाबला करेंगे, आप अगर नफरत को अपनाएंगे तो आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मुकाबला करेंगे। ये मेरा कहना है राजीव। जी बिल्कुल, लेकिन क्लोजिंग कमेंट दीपक जी। देखिए, सच बात तो ये है कि मैंने कभी इस पक्ष पे कभी ध्यान देना उचित ही नहीं समझा कि इसका राजनीतिक फायदा क्या होगा, क्योंकि मैं ये देखता हूं कि अगर मध्य युग और आज के समय में सत्ता और जनता के बीच क्या संबंध है और क्या संघर्ष है, तो मुझे लगता है कि आज का सारा जनता का जो संघर्ष है वो ये होता है आधुनिक युग में, खासकर जब से लोकतंत्र विकसित हुआ, वो मानवीय गरिमा को बचाने का संघर्ष हमेशा होता रहा है। उसके पहले मध्य युग में जब राजतंत्र था, या कम्युनिस्ट देशों में भी देखिए, खाली रोजी रोटी का संघर्ष होता है जनता और उसके बीच में। जनता को दे दिया खाने पीने को, राजतंत्र का या सत्ता का काम खत्म हो जाता है। लेकिन आज जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सत्ता का काम है मानवीय गरिमा की रक्षा करना। अब आप देखिए कि 2014 आखिर आखिर क्यों हमारे संविधान निर्माताओं ने समानता, बंधुत्व और स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी? वो इसलिए लड़ी कि वो मानवीय गरिमा के सब कुछ खिलाफ था। गांधी जी को क्या जरूरत थी कि साउथ अफ्रीका में जाके उनका सामान अगर स्टेशन पे फेंका जाता था, वो एक संघर्ष छेड़ देते हैं, या वहां पर जो लोगों के हाथों के छाप लिए जाते थे, तो उन्होंने कहा था कि मानवीय गरिमा के खिलाफ है इसलिए मैं लड़ रहा हूं, वरना उस देश के साथ गांधी जी का क्या संबंध था? वो अपने देश में आके लड़ते। वो ये भी कहते थे कि गुलामी जो है ये अपने आप में मानवीय गरिमा के खिलाफ है, इसलिए मैं संघर्ष कर रहा हूं। तो आज के समय में ये जो आज का हमारा भी जो है 2014 के बाद सबसे बड़ा जो आज चैलेंज है जनता के सामने, प्रबुद्ध लोगों के सामने, पत्रकारों के सामने, लेखों के सामने, वो ये है कि जनता के गरिमा को कैसे बचा के रखा जाए। अब मुझे लगता है कि ये जो यात्रा है वो उन्हीं मानवीय गरिमा को फिर से वापस विमर्श में लाने का एक संघर्ष है। और जहां तक इसकी बात है कि इसका क्या फायदा होगा क्या नहीं होगा, तो मुझे ऐसा लगता है जो विचार होते हैं वो बीजों की तरह होते हैं। आप उसको मिट्टी के अंदर दाब दीजिए, समय आने पर, अनुकूल मौसम पाने पर, हवा पानी और धूप निकलने पे वे अपने आप खिल जाएंगे। और विनोद कुमार शुक्ल ने तो लिखा ही है, खिलेगा तो देखेंगे, तो हम भी देखेंगे। लेकिन हाँ, अगर ये आशंका है कि 2024 के बाद चुनाव नहीं होगा, आशंका भी कुछ मायनों में है, उसमें वजन है, क्योंकि जिस तरीके से प्रकृति है, प्रवृत्ति है हमारे सत्ताधीशों की, कोई बड़ी बात नहीं, और लोगों की मांग पे वो किया जा सकता है। लेकिन ये बात जरूर है कि भारत की जनता को लंबे संघर्ष की आदत गांधी जी डाल चुके हैं, और वो लंबा संघर्ष करने के लिए भी हम तैयार रहे। बहुत अच्छा होगा कि वो संघर्ष न करना पड़े, क्योंकि इस शताब्दी में पहुंचकर वे सारे के सारे हमारा जो विकास हुआ है वो मटिया मेट ना हो। इसके लिए जरूरी है कि चुनाव होते रहे, लोकतंत्र जिंदा रहे, यहाँ की भारत की जो वैज्ञानिकता है, यहाँ की प्रगति हो, सब कुछ बनी रहे। लेकिन अगर ऐसा हुआ, आशंका सच निकल गई कि 2024 के बाद चुनाव नहीं होते, तो भारत जो है वो लंबा संघर्ष करेगा, जिस तरीके से 90 साल की लड़ाई के बाद उन्होंने अंग्रेजों से आजादी पाई थी। लोगों को बुरा लग सकता है कि हम अंग्रेजों के साथ जो है वो तुलना कर रहे हैं, लेकिन प्रवृत्ति बहुत कुछ वैसी ही है, इसलिए कहना पड़ रहा है। राजीव जी। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और बहुत सारी बातें हम लोगों ने की इस चर्चा के दौरान, और समझने की कोशिश कि राहुल गांधी की पदयात्रा का रिफ्लेक्शन जनता के बीच क्या है, वोट में